नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 7 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। नवंबर 2021 में जारी वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक बन गया है? जेपी मॉर्गन चेस, ब्लैक रॉक, वेल्स फार्गो या गोल्डमैन सैक्स? देखो सर, जो दुनिया का सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक बन गया है, देखो इसको बोलते हैं एसआईबी बैंक। ओके, एसआईबी मतलब होता है सर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, एसआईबी बैंक बोलते हैं सर। तो दुनिया का सबसे व्यवस्थित एसआईपी बैंक जो बना है वो बना है सर जेपी मॉर्गन चेस। देखो सर, अगर ये बैंक हिल गया, ये बैंक पिट गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो बैंक होते हैं सर एसआईबीज, यानी कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ओके, तो ये है जेपी मॉर्गन चेस। ओके, हेडक्वार्टर है इसका सर, स्वाभाविक सी बात है, ये बैंक अमेरिका का है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, हेडक्वार्टर है सर इसका न्यूयॉर्क में। देखो, अगर हम भारत की बात करें ना तो भारत में भी हैं सब 3 बैंक है सर जिसको डीएसआईबी बोलते हैं, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ओके, डीएसआईबीज हैं सर, भारत में 3 बैंक हैं सर। 3 बैंकों को बोला जाता है, एक है आईसीआईसीआई बैंक, एक है सर एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक है सर एचडीएफसी बैंक। ओके, अगर इन 3 बैंकों में से एक भी बैंक पिट जाता है, गिर जाता है, तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक 3 है, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी। ओके, दुनिया की बात करता है तो सबसे व्यवस्थित है जेपी मॉर्गन चेस, जिसका हेडक्वार्टर है सर न्यूयॉर्क में। ठीक है, देखो न्यूयॉर्क में कई सारे संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे आप देखोगे तो यूएन का है, यूनाइटेड नेशंस का, यूएनएफपीए का भी है सर। ओके, यूएन ओमेन का भी आप देखोगे मिलेगा, यूएन ओमेन। ठीक, यूनिसेफ का है, फिर यूएनडीपी का है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और भी कई सारे हैं सर इसमें हेडक्वार्टर्स। ओके, अगला, हाल ही में एनएआरसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप जोशी को, पंकज सिंह को, संबित पात्रा को या प्रदीप शाह को? तो देखो सर, एनएआरसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है प्रदीप शाह की। ये प्रदीप शाह जो है ये इंडियाज फंड एडवाइजर्स है, उसके संस्थापक भी रह चुके हैं सर, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, प्रदीप शाह, इनको एनएआरसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएआरसीएल क्या है सर? एनएआरसीएल है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, इसका इनको अध्यक्ष चुना गया है। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की है? आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, एक्सिस बैंक? देखो सर, तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू करा है जम्मू और कश्मीर बैंक की, निर्मला सीतारमण ने शुरू करा है सर, जम्मू और कश्मीर बैंक ने इसको शुरू करा है। ठीक है, तेजस्विनी और हौसला। देखो, तेजस्वी और हौसला योजना के तहत क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं उनको उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनको हौसला उनका बढ़ाया जाएगा उद्यम करने के लिए। ठीक है, और 5 लाख रुपया तक का, ध्यान रखना 5 लाख रुपए तक की बात हो रही है, 5 लाख नहीं 5 लाख रुपए तक का उनको लोन दिया जाएगा अगर वो कोई उद्यम कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो। ठीक है, एक कंडीशन है सर, जो महिलाएं हैं उनकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो युवा महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर की, उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको हौसला बढ़ाया जाएगा ताकि वो उद्यमिता के क्षेत्र में आए, वो बिजनेस करें। ठीक है, तो इसके लिए जम्मू और कश्मीर बैंक तेजस्विनी और हौसला योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का उनको लोन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, देखो 2 और योजनाएं हैं सर जम्मू कश्मीर की जो काफी न्यूज में है, जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो हो गई सर जम्मू और कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना। एक योजना है सर शिखर और शिकारा।
शिखर है, दूसरी है सर शिकारा। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना, शिखर और शिकारा अलग अलग योजना है। ये है पंजाब नेशनल बैंक की योजना, पीएनबी की योजना है सर शिखर और शिकारा। ठीक है, ये थी जम्मू और कश्मीर की। देखो शिखर और शिकारा के तहत क्या होगा, शिखर योजना के तहत बेसिकली उनके लिए लोन दिया जाएगा जो होटल, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस करते हैं सर। अभी देखो कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा पिटा गया है होटल और ट्रेवल और टूरिज्म का जो बिजनेस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो शिखर योजना के तहत जिसके पास होटल और ट्रेवल और टूरिज्म का बिजनेस है, उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगा पंजाब नेशनल बैंक। ओके, शिकारा योजना क्या है, शिकारा योजना के तहत सर 15 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा शिकारा खरीदने के लिए, उसकी मरम्मत कराने के लिए। शिकारा क्या है सर, शिकारा एक प्रकार की नाव है। ठीक है, जैसे डल लेक वगैरह में आप जाते हो, नाव है तो बहुत बड़ी बड़ी नावें होती हैं सर शिकारा। ठीक है, तो उनको शिकारा खरीदने और मरम्मत करने के लिए 15 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा शिकारा योजना के तहत, और शिखर के तहत 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा होटल, ट्रेवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में जो व्यापार करता है उसको। ठीक है, तो 4 योजनाएं हो गई सर। तेजस्विनी और हौसला, ये भी जम्मू कश्मीर में चलती हैं, जम्मू कश्मीर बैंक इसको देखता है, और पीएनबी के द्वारा जम्मू कश्मीर में शिखर और शिकारा योजनाएं चलाई जाती हैं। ओके, देखो बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो एक बहुत ही न्यूज में है सर, आपको पता होना चाहिए, कारखंडर योजना। कारखंडर योजना ये भी है सर जम्मू और कश्मीर की योजना। ओके, अभी जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है खलीज तीतर को, खलीज तीतर यानी खलीज फिजेंट को। ओके, साथ ही साथ हम देखें तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, इसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। ठीक है, क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। क्रिएटिव सिटी यानी रचनात्मक शहर सर, भारत का एकमात्र शहर को ये क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है अभी, रचनात्मक शहर का। ओके, देखो जम्मू कश्मीर का एक केसर है जिसको बोलते हैं कॉन्ग पोस, जिसे मिला हुआ है जीआई टैग। ओके, तो ये सब चीजें जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%, 8.5%, 9.4% या 7.5%? देखो सर, ओईसीडी ने जो भारत की विकास दर है वो 9.4% रहने का अनुमान लगाया है सर। ओके, पहले ये 9.7% थी। ठीक, इसको घटाकर 9.4% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ओईसीडी क्या है? ओईसीडी है सर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है सर पेरिस, फ्रांस में। ओके, देखो इसकी स्थापना हुई थी ओईसीडी की 30 सितंबर 1961 में। ठीक है, और इसके अभी महासचिव हैं मथियास कारमन। इतना पता रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है सर पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में। ओके, विकास दर 9.7% से घटा के इन्होंने 9.4% रहने का अनुमान जताया है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वां संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास का नाम क्या है? सिम्बेक्स, इंदिरा, गरुड़ शक्ति या कारपेट? ये ध्यान रखना सर, कारपेट है, कारपेट। ओके, कारपेट। देखो सर, ये अभ्यास नहीं कह सकते, ये एक रेगुलर पेट्रोलिंग है। ठीक है, हम कारपेट कई देशों के साथ करते हैं, तो ये कारपेट है सर, कॉर्पेट। ओके, तो अभी हमने इंडोनेशिया के साथ कॉर्पेट करा है, जिसको बोलते हैं सर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल।
ठीक है। कॉर्पोरेट ये हमने करा है सर अभी इंडोनेशिया के साथ, ये हम 2002 से करते आ रहे हैं इंडोनेशिया के साथ। ओके, अभी 37वां हुआ है सर। ओके, देखो अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो इंडोनेशिया के साथ हम 2 युद्धाभ्यास करते हैं। एक करते हैं गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, और दूसरा करते हैं सर समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। ओके, अभी इंडोनेशिया की कैपिटल कहां है? इंडोनेशिया की कैपिटल है सर जकार्ता में, जकार्ता में। ओके, और जकार्ता में एशियान का मुख्यालय भी है। एशियान जो है, एशियान देश, उनका एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जकार्ता। ओके, इंडोनेशिया का भी प्रेसिडेंट कौन है? वो काफी लंबे समय से है सर, एशिया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जोको विडोडो, जोको विडोडो। ओके, इंडोनेशिया में हमारे जो राजदूत हैं वो है मनोज कुमार भारती, मनोज कुमार भारती। ओके, अगर हम बात करें तो जो अगला G20 समिट होगा 2022 का G20 समिट 2022 का, ये भी सर इंडोनेशिया में ही होगा। ओके, और अंडर मेंस अंडर 20 जो फीफा वर्ल्ड कप है, ध्यान रखना सर, अंडर 20 की बात कर रहा हूं, अंडर 20 जो फीफा वर्ल्ड कप है मेंस का, ये भी खेला जाएगा इंडोनेशिया में ही, इंडोनेशिया में 2023 में। ओके, अभी इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता है बैडमिंटन का। ओके, अभी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी है जिसका नाम है केराइन नांगला, केराइन नांगला, जो कि डूब गई है। ओके, तो इतनी बातें हैं सर जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, हाल ही में कहां दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर या लखनऊ? तो देखो सर, यूपी में किया गया है सर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में, जो कि संसदीय क्षेत्र था योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक है, तो वहां पे हुआ है सर अर्थ स्टेशन का उद्घाटन। इसके साथ ही यूपी में 2 अर्थ स्टेशन हो जाएंगे सर। ठीक है, इसका उद्घाटन करा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, इसको बनाने में टोटल 7 करोड़ रुपए का खर्च आया था सर, 7 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आया था इसको बनाने में। ओके, अभी देखो यूपी की बात हो रही है सर, तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ओके, और यहाँ का एक उद्यान पूछा जाता है सर कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क की बात हो तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला, पंचायत की सामान्य सेवा के प्रभावी वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा का नाम क्या है? मैसूर घोषणा, दिल्ली चार्टर, लखनऊ घोषणा या गुजरात चार्टर? तो देखो सर, जो सामान्य सेवा प्रभावी वितरण है जो कि करवाया था हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है सर बेगूसराय। ठीक है, वहां इन्होंने कराया, इस मंत्रालय ने कराया था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने, प्रभावी वितरण के लिए। ठीक है, तो इसमें जो घोषणा हुई है, जो डिक्लेरेशन हुई है, उसका नाम है सर मैसूर घोषणा। ओके, क्या डिक्लेरेशन है सर? मैसूर। ठीक है, देखो बेसिकली क्या हुआ है ना, इसके तहत ये कंफर्म किया गया है सर कि जो प्रभावी वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नागरिकों, आम नागरिकों तक पहुंचे ग्राम पंचायतों में। ठीक है, तो इसके तहत ये हुई है और 1 अप्रैल 2022 से इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, मैसूर में हुआ है था सर ये पूरा, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है मैसूर घोषणा, मैसूर डिक्लेरेशन। ठीक है, देखो पंचायती राज की बात हो रही है, पंचायती राज मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इसको कराया था। तो देखो पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस, तो देखो सर पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, पहली बार हमने मनाया था 2010 में। ओके, पंचायती राज जो पंचायत है ये कब जुड़ा था हमारे संविधान में? ये जुड़ा था सर 73वें संविधान संशोधन से,
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पार्ट 9 जोड़ा और उसी में है सर पंचायती राज। ओके, अगला, हाल ही में लोक सेवा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22, 25, 28 या 32? तो देखो सर, अभी जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या है 22। ओके, जिसमें कि इसके जो 15 सदस्य आते हैं वो आते हैं सर लोकसभा से, और 7 सदस्य जो आते हैं वो आते हैं सर राज्यसभा से। ठीक है, लोक लेखा समिति का काम क्या है? ये वो है कि जो सरकार को धन मिलता है वो किसी विशिष्ट मद पे ही खर्चा हो, ठीक है, उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, देखो लोक लेखा समिति में भारत सरकार की जो सरकार चल रही होगी, भारत सरकार की कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, होते तो लोकसभा राज्यसभा से ही हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के अलावा जो भारत सरकार के मंत्री होंगे वो इसके मेंबर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, देखो सर, जो लोक लेखा समिति है ना, इसको गठित किया गया था 1921 में, जो उस समय भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था सर, उसी के तहत भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था उसी के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का क्या हुआ था सर? गठन हुआ था। देखो, ये लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम जो होता है उसके नियम संख्या 308 के तहत आता है सर। ठीक है, जो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम होता है उसके नियम संख्या 308 के अंतर्गत ये लोक लेखा समिति आती है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, उनकी नियुक्ति करता है सर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि स्पीकर करते हैं सर उसकी नियुक्ति। ओके, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें सर तो 2 और समितियां हैं, एक होती है प्राक्कलन समिति और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। उसके बारे में कभी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। अगला, हाल ही में भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़ या जम्मू और कश्मीर? तो देखो सर, जो भारत और संयुक्त राज्य यानी यूएसए की बात हो रही है सर। यूएसए जो व्यापार नीति फोरम हुआ था, इसकी 12वीं मंत्री स्तर बैठक जो हुई थी वो हुई है सर नई दिल्ली में। ओके, जिसको बेसिकली बोलते हैं इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम, ट्रेड पॉलिसी फोरम। ठीक है, इसकी हुई है सर नई दिल्ली में। इसमें भारत की ओर से शामिल हुए थे पीयूष गोयल साहब। ओके, ये हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है सर। तो ये इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे। ओके, ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, 12वां ये था सर बैठक। ओके, अभी यूएसए की बात हो रही है सर, तो यूएसए में हमारे राजदूत कौन है? वो है तरणजीत सिंह संधू। ओके, ये हैं यूएसए में भारत के राजदूत। हाल ही में चर्चा में रही महिला मित्र प्लस योजना किस बैंक से संबंधित है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो देखो सर, महिला मित्र प्लस योजना है फेडरल बैंक का। ओके, इस योजना के तहत यदि महिलाएं आवास ऋण यानी होम लोन लेती हैं तो उनको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा। उनका जो प्रोसेसिंग फीस लगता है बैंकों में वो प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा सर, साथ ही ब्याज दर में कुछ कटौती दी जाएगी। ठीक है, तो ये महिला मित्र प्लस योजना है सर फेडरल बैंक की। ओके, एक तरीके से इसको कहते हैं बचत योजना है फेडरल बैंक की महिलाओं के लिए। ओके, देखो बात हो रही है सर फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक का जो मुख्यालय है वो है अलुवा, केरल में। अलुवा में है सर, ये पड़ता है केरल में। ओके, इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं सर श्याम श्रीनिवासन। इसकी स्थापना हुई थी सर 23 अप्रैल 1931 में, 23 अप्रैल 1931 में, 1931 में। ठीक है, इसकी जो टैगलाइन है, फेडरल बैंक की टैगलाइन पूछी जाती है सर, फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, अगला, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए दृष्टि की रेखा से परे संचार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है?
GSAT-4A, GSAT-7A, GSAT-7C या INSAT-3A। देखो सर, ये बेसिकली एक उपग्रह की बात की जा रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए जो दृष्टि रेखा से परे संचार के लिए तो किसकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है सर? तो ये उपग्रह है, उसके खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है सर GSAT-7C। ठीक है, ये इसरो इसको लॉन्च कर देगा मे बी अगले 2-3 सालों में, जिससे भारतीय वायुसेना जो है इसके हेल्प से अपना जो सिस्टम है, जो अपना सुरक्षा के लिए देख रेख करनी होगी, वो देख रेख करती रहेगी GSAT-7C। ठीक है, इसरो इसको लॉन्च करता है सर, इसरो इसको लॉन्च करेगा। देखो, इससे पहले अगर हम बात करें तो GSAT-7 हमने लॉन्च किया था, जिसको हम बोलते हैं रुक्मणी। ठीक है, GSAT-7 ये लॉन्च हुआ सर 2013 में। भारतीय नौसेना इसका अभी भी यूज करती है, ठीक है, प्रशांत महासागर में रेकी करने के लिए। ठीक, इसके बाद हमने लॉन्च करा GSAT-7A। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था सर 2018 में। इसको भी मिलिट्री पर्पज से लॉन्च किया गया था, मिलिट्रियल पर्पज से इसका यूज होता है। अभी हम लॉन्च करेंगे GSAT-7C। ओके, अगला, क्रिकेट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? आसिफ अली, टीम सऊदी, एजाज पटेल या अक्षर पटेल? देखो सर, एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले जो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं सर एजाज पटेल। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है सर, न्यूजीलैंड से खेलते हैं ये। ओके, अभी भारत के खिलाफ इन्होंने लिया है सर 10 के 10 विकेट। ठीक, देखो 119 रन देके शायद इन्होंने 10 विकेट लिया था, ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। ठीक, देखो एजाज पटेल का जो पदार्पण हुआ था क्रिकेट में, यानी जब इन्होंने पहला मैच खेला था, वो खेला था पाकिस्तान के खिलाफ 2018 में अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अपना पहला मैच खेला था सर। ठीक है, ये तीसरे खिलाड़ी हैं जो कि एक इनिंग में एक मैच में 10 विकेट ले लिए हैं। इससे पहले 2 और खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये किया है, एक है सर जिम लेकर और दूसरे हैं अपने अनिल कुंबले। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।